प्यारे बच्चों, विज्ञान की वर्चुअल क्लास में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा पनियरा महाराजगंज से मैं चंद्रश्री पांडे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, अर्थात उपरोक्त सभी विकल्प सही है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। 5वां प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ पर होता है? जो भी तेल, घी, वसा हम खाते हैं उसका पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। बड़ी बड़ी उसकी गोलिकाएं रहती हैं और उस पर एंजाइम कार्य नहीं कर पाता। फिर जो यकृत होता है उससे स्रावित पित्त लवण जो होते हैं इस बड़ी गोलिका को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकरण क्रिया कहलाती है। पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय भी बना देता है, जिससे अग्नाशय से जो लाइपेज एंजाइम स्रावित हुआ है वो क्रियाशील हो जाता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तत्पश्चात वसा अम्ल और ग्लिसरॉल आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन को गीला करना, जब हम भोजन को चबाते हैं दांतों से, भोजन की लुगदी बनाना ताकि वो आसानी से निकला जा सके। लार में एक एंजाइम होता है एमिलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और किस अवयव का पाचन शुरू होता है? स्टार्च का। अगर आपने कभी अनुभव किया हो तो अगर आप कच्चे चावल मुख में रखें और थोड़ी देर तक उसे चबाते रहें तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो मीठा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइलिन की क्रिया से जो स्टार्च होता है, जो चावल, वो टूट जाता है ग्लूकोज में, शर्करा में, और इस वजह से वो हमें मीठा लगने लगता है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं? आवश्यक परिस्थितियां हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और इन सब की सहायता से बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो इस क्रिया के उपोत्पाद हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन जैसा नाम बता रहा है, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन का जो आरंभिक चरण है वो कोशिका द्रव्य में होता है और बाद की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन पाया जाता है मानवों में, जंतुओं में, पादपों में, और अवायवीय श्वसन जैसे ईस्ट, आर्की बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? कूपिका हमारे फेफड़े की संरचना है, फेफड़े में पाई जाती है, जो गुब्बारे के समान संरचना है। इस तरह बैग की तरह संरचना है और ये क्या करती है? गैस के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। कूपिका की भित्ति पतली होती है और रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी होती है। यहाँ पर एक देखिए कूपिका है जो रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई है। अगर हम इसे काट के देखें तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। अब यहाँ पर वायु से ऑक्सीजन आया, बाहर रुधिर की वाहिका है, ये ऑक्सीजन रुधिर की वाहिका में चला गया
और प्लाज्मा में जो घोलित कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी कोशिका में आ गया और फेफड़ों के द्वारा उसे बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं गैसीय विनिमय के लिए। अगला है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कणिका में पाया जाता है और इसका कार्य आपको याद होगा बच्चों, ऑक्सीजन को ये लेता है फेफड़ों से और इसे पहुंचाता है कोशिकाओं और अंगों तक। जब आयरन की कमी होती है हमारे शरीर में तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन और हीम से बना हुआ है। हीम में आयरन एटम होता है। अब जब आयरन की कमी होगी तो जाहिर है हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे शरीर में और इसकी वजह से हमें कमज़ोरी और थकान महसूस होने लगती है। ऐसी स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह बताएं कि यह क्यों आवश्यक है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में आता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। सबसे पहले संपूर्ण शरीर से महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है, तत्पश्चात वो दाएं निलय में आता है और फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा इसे फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। एक बार रक्त हृदय में आया, अब शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में आता है, फिर ये बाएं निलय में आता है और तत्पश्चात महाधमनी के द्वारा इसे पूरे शरीर में प्रेषित कर दिया जाता है। तो आपने देखा एक चक्र पूरा होने में ये कितनी बार हृदय में आया? 2 बार आया और इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आवश्यक क्यों है? जैसे अगर आप पानी को उबालिए भगोने में तो हम उस बर्तन को ढक देते हैं जिससे वो जल्दी गर्म हो जाता है। अगर हम उसे खुला रखेंगे तो जितना हम नीचे से गर्म करेंगे थोड़ी थोड़ी ऊष्मा ऊपर से निकलती जाएगी। इसी प्रकार हमें रक्त को शुद्ध करना है, लेकिन जब हृदय में आके अगर वो रक्त मिल जाए शुद्ध और अशुद्ध तो वो दक्ष नहीं हो पाता और हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यक होती है। अतः शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए और निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम जड़ से पत्तियों और अन्य भागों में जल और घुलित लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों को घुलित अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। जाइलम के द्वारा वहन एक ही दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा वहन दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम के वहन में ऊर्जा का व्यय नहीं होता, जबकि फ्लोएम के द्वारा वहन में ऊर्जा का व्यय होता है। अंतिम प्रश्न है, फुफ्फुस में कोशिकाओं की और वृक्क में नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि की तुलना कीजिए। कोशिका है आपके फेफड़ों की और नेफ्रॉन है आपकी किडनी या वृक्क की रचना। कोशिका पतली भित्ति और गुब्बारे के समान संरचना थी, जिसकी सतह महीन और नाजुक थी। नेफ्रॉन, इसकी भी भित्ति पतली है। ये कप की आकृति की संरचना है जो पतली भित्ति वाली नलिका से जुड़ी होती है। गैस के आदान प्रदान के लिए रुधिर कोशिकाओं का जो केशिकाएं हैं उनका लंबा चौड़ा जाल होता है इसके चारों तरफ कोशिका के, और बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। कोशिकाएं गैसीय आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। नेफ्रॉन ये भी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, लेकिन छानने के लिए, रुधिर को छानने के लिए। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। कोशिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। कोशिका के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का सघन जाल होता है। जब वायु कोशिका में भरती है तो ये फैल जाती हैं। यहाँ रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है और प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है
उसे कोशिका में भेज दिया जाता है। तो ये गैसीय आदान प्रदान कोशिका के द्वारा होता है। नेफ्रॉन की क्रियाविधि, वृक्क की जो धमनी होती है, वृक्क धमनी रक्त को बोमेन संपुट के केशिका गुच्छ में लाती है, जहाँ रक्त को छाना जाता है। जैसे आप चाय को छानते हैं, चाय पत्ती छन्नी के ऊपर रह जाती है स्ट्रेनर के, और चाय गिलास या कप में छन जाती है। ठीक उसी तरह रक्त को छाना जाता है। लेकिन जो प्रारंभिक निस्यंद है उसमें कई उपयोगी पदार्थ चले जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, अधिक मात्रा में जल, ये सब कुछ उसमें छन जाता है। अब जैसे जैसे ये जो निस्यंद छना हुआ है, ये कुंडलित नलिका और हेनले लूप से गुजरता है। जो उपयोगी पदार्थ हैं उनका पुनर्शोषण हो जाता है, और ये उत्सर्जी पदार्थ मूत्र के रूप में मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, जहाँ से इसे समय समय पर निष्कासित किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।